हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें अब पढ़ना है एग्रीमेंट। एक सेकेंड। तो अब हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये हमारा इम्पॉर्टेंट सेक्शंस का पार्ट 2 है। ये हमारा सेक्शन 28 है। इसमें सेक्शन 28 में हमें बता रखा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है या फिर किसी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करता है किसी पर्सन को केस करने से, या फिर वो जस्टिस को डिले करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो एग्रीमेंट है वो वॉइड माने जाते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय विच पार्टी एग्री that any dispute between them shall be referred to arbitration will not be taken to the court is valid contract। अगर मान लीजिए दोनों पार्टियां अपने आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट अगर हमारे बीच में आता है तो हम उस डिस्प्यूट को लेके हम आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आगे आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया है सेक्शन नंबर 30, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। तो इसमें जो बाय वे ऑफ वेजर होता है इसमें हम एक शर्त लगा लेते हैं कि अगर मान लीजिए बारिश होगी या नहीं होगी। अगर बारिश हुई तो आप मुझे 500 रुपये देंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो इसमें एक अनसर्टेन इवेंट होता है जिसके ऊपर फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट होता है उसके ऊपर आप पेमेंट ऑफ मनी करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेजरिंग माना जाता है। और वेजरिंग एग्रीमेंट को हम कह सकते हैं कि बेट लगाना, मान लीजिए शर्त लगाना और कुछ नहीं, इसको ही हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। इसका एक एसेंशियल है कि एक पार्टी जीतनी चाहिए, दूसरी पार्टी हारनी चाहिए, और जो इसमें म्यूचुअल चांस होता है गेन या लॉस का, 50-50 चांस रहता है इसमें हार या जीत का। और कोई भी पार्टी के ऊपर उस जो इवेंट है उसका कंट्रोल नहीं होता है। तो ये बाय वे ऑफ वेजर एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर माना जाता है। आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 31 पे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें टू डू और नॉट टू डू हमें याद रखना है बस मेन, कि इसमें टू डू और नॉट टू डू कि या तो आप इस काम को करेंगे या फिर आप इस काम को नहीं करेंगे अगर ये इवेंट होता है या नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि ए और बी है, ठीक है। ए ने बी से कहा कि जब मेरी लड़की 18 साल की हो जाएगी तब आप मेरी लड़की से शादी कर सकते हैं। ए जो है बी से ये कहता है। अब क्या कहते हैं कि ये पक्का तो है नहीं कि उसकी लड़की 18 की हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, कुछ पक्का तो रहता नहीं है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। इसमें कोलेटरल या फिर कुछ होगा या नहीं होगा, हैपन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर ये होता है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो इंश्योरेंस का, इंडेमनिटी का या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके जो है एग्ज़ाम्पल हैं। इसके जो एसेंशियल हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, इसमें है टू डू और नॉट टू डू, या तो ये काम होगा या फिर ये काम नहीं होगा। अगर वो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, और जो परफॉर्मेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के लिए। अगर वो इवेंट होगा तो आप ये काम करेंगे, और अगर वो इवेंट नहीं होगा तो आप ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो इवेंट है ये कोलेटरल या इंसिडेंटल भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 46 से लेके 50 तक में, जो कि हमें बताता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 46 पे आ जाते हैं, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड। तो अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको विद इन द रीज़नेबल टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है। आगे आ जाते हैं। रीज़नेबल टाइम जो है वो जो है हर केस में अलग अलग डिफरेंस रखता है। अगर क्या कहते हैं कोई डिस्प्यूट आ जाता है
तो वो अगर वो जो डिस्प्यूट आ जाता है, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कोर्ट जो है रीज़नेबल टाइम को अलग अलग तरीके से देखती है। आगे आ जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन 47 में। सेक्शन 47 जो है हमारा बताता है कि अगर टाइम और प्लेस निर्धारित नहीं किए गए हैं, ठीक है, अगर टाइम जो है स्पेसिफाई कर रखा है मगर ये नहीं स्पेसिफाई करा है कि आपको किस प्लेस पे वो परफॉर्म करना है, तो ये हमें सेक्शन 47 बताता है कि जहाँ पे आपको ये प्रॉमिस किया गया है कि जो क्या कहते हैं, आप विदाउट डिले जो है आप उस प्रॉमिस को क्या कहते हैं कंप्लीट करेंगे, मगर आप उस प्रॉमिस को उस डिले में उस टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। और अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाई है तो आपको यूजुअल डे ऑफ बिजनेस आवर्स में आपको वो कंप्लीट करना होता है, या फिर जो भी प्लेस स्पेसिफाई कर रखी होती है उसमें आपको वो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। सेक्शन 48 में आ जाते हैं। सेक्शन 48 हमें बताता है कि एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तो इसमें अगर आपको प्रॉपर टाइम और प्लेस मेंशन कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको उसी प्रॉपर टाइम और उसी प्रॉपर प्लेस पे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है। और अगर मान लीजिए कि आप उस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रखा है, बस ये बता रखा है कि आपको मंडे को ये परफॉर्म करना है, तो आप बिजनेस आवर्स के दौरान उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। सेक्शन 49 हमारा बताता है कि अगर प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस के, उसमें ना ही टाइम दे रखा है ना ही कोई प्लेस फिक्स कर रखी है, तो ये हमारा सेक्शन 49 बताता है कि जब आपने कोई प्रॉमिस कर दिया है कि आप इस प्रॉमिस जब आपने कोई प्रॉमिस कर दिया है व्हेन अ प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन, कि जब आपने कोई प्रॉमिस जो है इस तरीके से परफॉर्म किया है बिना कोई एप्लीकेशन दिए, और ना ही उस प्रॉमिस में डिफ़ाइन था कि कोई भी फिक्स्ड प्लेस या फिर कोई भी फिक्स्ड टाइम डिफ़ाइन नहीं था, तो आपको रीज़नेबल प्लेस और रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है। सेक्शन 50 पे आ जाते हैं। सेक्शन 50 में बता रखा है कि अगर परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रॉमिसी, तो अगर आपने कोई प्रॉमिस करा है और उस प्रॉमिस में ये स्पेसिफाई है प्रॉमिस में मैनर और टाइम स्पेसिफाई है परफॉर्मेंस का, तो जो प्रॉमिसर होगा उसे वो परफॉर्म करना होगा उसी मैनर और उसी टाइम पे जो कि स्पेसिफाई किया गया है प्रॉमिस के अंदर। आगे आ जाते हैं। सेक्शन 56 में बता रखा है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं जो कि एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल है करने के लिए, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल ही वॉइड माना जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि वो थोड़ी देर आपने जब प्रॉमिस किया था तब तक तो वो सही था, मगर प्रॉमिस करने के बाद वो एक्ट जो है इम्पॉसिबल या फिर अनलॉफुल हो जाता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो अनलॉफुल या इम्पॉसिबल बन जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और अगर प्रॉमिसर ने कंपनसेट करने के लिए कहा है तो वो उसको कंपनसेट भी नहीं कर सकता है। सेक्शन 73 पे आ जाते हैं। कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अगर आपने परफॉर्म नहीं करा है अपने पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपको कंपनसेशन मिल सकता है लॉस के लिए या डैमेज के लिए। जब एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है एक पार्टी द्वारा, फिर उसे कुछ कॉन्सिक्वेंस सफ़र करने पड़ते हैं, तो दूसरी पार्टी को उसे कंपनसेट करना पड़ता है उस लॉस या डैमेज के लिए जो कि उस पार्टी को झेलने पड़े। और जो भी ये कंपनसेशन होता है, ठीक है, ये जो भी कंपनसेशन होता है ये इनडायरेक्ट या रिमोट लॉस और डैमेज के लिए नहीं होता है ना। इसके लिए इसके अंदर एक केस भी है, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 74 पे, कंपनसेशन फॉर
कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। तो अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मेंशन है कि अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो कोर्ट जो है अलाउ नहीं करेगी उससे एक्स्ट्रा कोई भी कंपनसेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है सिर्फ कोर्ट उसे ही अलाउ करती है। इसके अंदर हमारे पास एक केस है फतेह चंद वर्सेस बाल कृष्णदास। इसमें जो है डैमेजेस को है 2 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। इसमें डैमेजेस को 2 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है कि अगर प्री डिटर्मिनेशन है किसी अमाउंट का तो उसी अमाउंट को सिर्फ दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा गया है उसमें फ़र्दर पेनल्टी के लिए तो उसमें फ़र्दर पेनल्टी भी दी जा सकती है। सेक्शन 75 में आ जाते हैं। पार्टी राइटफुली रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेट। अगर मान लीजिए कोई पार्टी है और वो उसने कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरफ से पूरी तरीके से सही निभाया है, ठीक है, तो दूसरी पार्टी जो है उसे अगर मान लीजिए एक पार्टी है उसने क्या कहते हैं क्लेम करा है कंपनसेशन के लिए किसी लॉस या किसी डैमेज के लिए नॉन परफॉर्मेंस के लिए, तो दूसरी पार्टी को उसे नॉन परफॉर्मेंस के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, जो हमें सेक्शन 124 में दे रखा है। एक कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को हम इंश्योरेंस की तरफ से, इंश्योरेंस के एग्जांपल की तरफ से भी मान सकते हैं कि मान लीजिए जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है कि अगर मान लीजिए आपको जो भी लॉस होगा, ठीक है, तो उस लॉस को हम कंपनसेट कर देंगे, ठीक है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कीजिए और अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हुए आपको जो भी लॉस होगा हम उस लॉस को हम कंपनसेट कर देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाता है। सेक्शन 125 में हमें इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स को बता रखा है। तो इंडेमनिटी होल्डर के पास कुछ राइट्स होते हैं। तो इंडेमनिटी होल्डर का पहला राइट है कि वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से जिसने उसे कहा था कि हम आपको जो भी लॉस होगा हम आपको उसमें जो भी पैसे होंगे वो हम आपको दे देंगे और जो भी सम होगा वो दूसरी पार्टी को वो कंपनसेट उसे करना पड़ेगा। और जो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो कॉस्ट को रिकवर कर सकता है या फिर जो भी कंपनसेशन है उसको भी रिकवर कर सकता है। अब हम आ गए हैं सेक्शन 126 पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होती हैं मेनली। इसमें 3 पार्टी होती हैं। पहला तो होता है क्रेडिटर, दूसरा होता है इसमें प्रिंसिपल डेप्टर और तीसरा होता है इसमें श्योरिटी। 3 पार्टी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेप्टर और श्योरिटी। क्रेडिटर जो होता है वो अमाउंट को रिकवर करता है अगर प्रिंसिपल डेप्टर द्वारा कोई भी डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है श्योरिटी से, ठीक है। इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो सेकेंडरी होता है और ये तभी अराइज होता है जब कोई डिफ़ॉल्ट किया जाता है, ये तभी अराइज होता है। और इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें। पहला होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच, दूसरा होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच और थर्ड होता है इसमें श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच। और ये तभी परफॉर्म किया जाता है जब कोई डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट करते हैं, तभी ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो रिकवरी होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ये 2 तरीके से हो सकती है। या तो क्रेडिटर श्योरिटी से लेता है और फिर श्योरिटी जो है वो एक्ट करता है क्रेडिटर के अकॉर्डिंग, और जो क्रेडिटर है वो एलिजिबल होता है प्रिंसिपल डेप्टर से भी क्लेम करने के लिए। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो ये हमारा 130 से लेके 138 तक दे रखा है। हमारे को 130 सेक्शन में दे रखा है नोटिस ऑफ रेवोकेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नोटिस के द्वारा रेवोकेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसी भी टाइम जो है श्योरिटी द्वारा नोटिस द्वारा क्रेडिटर को, जब श्योरिटी जो है नोटिस दे देता है क्रेडिटर को, तब वो उसे रेवोकेट कर सकता है। और स्पेसिफिक जो गारंटी होती है वो रिवोक नहीं की जा सकती है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए। 131 में डेथ ऑफ श्योरिटी दे रखा है कि अगर मान लीजिए श्योरिटी की डेथ हो गई है,
अगर मान लीजिए श्योरिटी की डेथ हो गई है तो वो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है फिर। तो उस समय पे भी ये रेवोकेशन जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब हमारा सेक्शन आ गया है सेक्शन 133 बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के जो हैं टर्म्स और कंडीशन बदल दिए गए हैं प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच, और उसमें श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली गई है, तो उस समय पे श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, सेक्शन 134 पे आ जाते हैं, रिलीज़ और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल बाय रिलीज़ और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। तो श्योरिटी जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लीजिए कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच जो है, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डेप्टर ही कह देता है कि अगर जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उसको मैं हैंडल कर लूँगा, तो उस समय पे भी श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सेक्शन 139 में हमें बता रखा है क्रेडिटर एक्ट ओमिशन impairing श्योरिटी इवेंटफुल रेमेडी। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ड्यूटी होती है क्रेडिटर की कि वो कोई भी ऐसा एक्ट ना करे जो कि इनकन्सिस्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि रिजल्ट कर सकता है इम्पायरमेंट ऑफ द रेमेडी ऑफ श्योरिटी। तो वो श्योरिटी की जो रेमेडी है उसे ख़त्म कर सकता है, तो क्रेडिटर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है श्योरिटी के पास रेमेडी रहती है कि वो रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेप्टर से जो उनने अमाउंट के लिए कहा था, है ना। अब आ जाते हैं सेक्शन 141 में, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। तो श्योरिटी के पास राइट होता है क्लेम करने के लिए, जो भी सिक्योरिटी उनने क्रेडिटर को दी थी उसके लिए उसके पास राइट होता है। ठीक है, आफ्टर पेइंग आगे आ जाते हैं। इसमें हमें आगे बता रखा है कि क्रेडिटर ने जो भी सिक्योरिटी के लिए कहा था और वो सिक्योरिटी जो है वो खो गई है, तो श्योरिटी उस सिक्योरिटी के लिए डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्शन 135 में हमें बता रखा है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर गिव्स टाइम और एग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेप्टर। तो क्रेडिटर जो है जो श्योरिटी होता है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है उसकी लाइबिलिटी से उस एग्रीमेंट में, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर जो क्रेडिटर है वो टाइम को एक्सटेंड कर देता है। सेक्शन 136 में हमें बता रखा है कि श्योरिटी को तब डिस्चार्ज नहीं किया जाता है जब एग्रीमेंट थर्ड पर्सन द्वारा कर दिया जाता है, या फिर क्रेडिटर जो है किसी और एग्रीमेंट में आ जाता है थर्ड पार्टी के साथ, तो श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है उसकी लाइबिलिटी से। सेक्शन 137 पे आ जाते हैं, mere bearance to sue will not discharge the liability। तो अगर आप सिर्फ यही कह देते हैं कि अगर आपने नहीं करा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, तो इससे जो है श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। ठीक है, और सेक्शन 138 में बता रखा है कि को श्योरिटीज़ के बारे में बता रखा है। इसमें अगर मान लीजिए को श्योरिटी है और उनको रिलीज़ कर दिया गया है क्रेडिटर द्वारा या फिर डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्हें किसी एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो दूसरा ये नहीं कह सकता और दूसरे ये नहीं कह सकता है कि आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया तो आप मुझे भी डिस्चार्ज कर दीजिए मेरी लाइबिलिटी से। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।